अब आता है प्रैक्टिस सेट 2, ठीक है। तो ये सेट 2 का क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है कि इसमें न्यूमरेटर भी प्रेजेंट है। पहले तुम्हारा न्यूमरेटर कांस्टेंट था, अब इसमें न्यूमरेटर एक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, ये तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग प्रीवियसली कर रहे थे दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों? मान लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो तुम्हें कुछ इस इक्वेशन मिलेगा। इसका जब लैप्लास इन्वर्स निकालोगे तो देखो u ऑफ s में 2 रिप्रेजेंटेशन मिल गया, ठीक है। ये तुम्हारा u ऑफ s है तो ये u ऑफ t बन गया, लेकिन ये जो s u ऑफ s है तो इसको d अपॉन डी टी यू ऑफ टी बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको तो हम लोग एज्यूम नहीं करते थे, एजम्पशन तो हम लोग सिर्फ y ऑफ टी का करते थे ना, तो इसको हम लोग सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, इसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये मेथड यहाँ पे फेल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं कि ये देखो ये तुम्हारा न्यूमरेटर में ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट इज इक्वल टू न्यूमरेटर, इनपुट इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, ऐसे कर देते हैं। ये मैथमेटिकली करना गलत है क्योंकि ये फ्रैक्शन है, मतलब ये एक रेशियो है, तो रेशियो कभी इक्वल नहीं होता है, लेकिन ऐसे करने से रिजल्ट आ जाता है। इसीलिए हम लोग कुछ इस स्टाइल में कर देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन स्टाइल, मतलब जो न्यूमरेटर है उसको आउटपुट कंसिडर कर लो, जो डिनोमिनेटर है उसको इनपुट, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, तो ये जो 2 इक्वेशन बना ये दोनों का इंडिविजुअल स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन वाला चीज़ अप्लाई करते हैं, दैट इज़ ये वाला लैप्लास इन्वर्स वाला, ठीक है। तो देखो डिनोमिनेटर का तुम्हारा ये पार्ट है तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है, ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया, इसका लैप्लास इन्वर्स ले लो, ठीक है। तो लैप्लास इन्वर्स ले लिए, लैप्लास इन्वर्स में क्या है, ये तुम्हारा 2y ऑफ टी आ जाएगा। लैप्लास इन्वर्स में हम लोग सबसे राइट से स्टार्ट करते हैं, तो 2 के साथ y ऑफ टी आ गया, ठीक है। अब ये y ऑफ टी कैसे आया तो देख लो, इसको जब यहाँ पे करोगे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये इक्वेशन देख लो, तो यहाँ 2 के साथ y ऑफ s रहता है, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं है इसका मतलब y ऑफ s है, ठीक है। तो 2 के साथ y ऑफ टी आ गया, s है मतलब एक डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो s के कारण d बाई डी टी और वाई टी अपने से लिख दिए और 3 एज इट इज़ कॉपी हो गया, ठीक है। एस स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर और वाई ऑफ टी यहाँ पे है प्रेजेंट है, ठीक है। तो वाई ऑफ टी अपने से लिखती है, मतलब यहाँ पे वाई ऑफ एस प्रेजेंट है, उसी का वाई ऑफ टी लिखा है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है कि ये सब सारा चीज़ को रिप्लेस करना। तो वाई ऑफ टी को x1, अब देखो इसका ऑर्डर क्या है 2, इसका मतलब 2 स्टेट वेरिएबल हम लोग एज्यूम करेंगे x1 और x2, और जो तीसरा होगा ये x2 डॉट होगा, ठीक है। तो ऐसे रिप्लेस कर, मतलब इस इक्वेशन में ये रिप्लेस कर दो तो हमारा फाइनली ये इक्वेशन बनेगा u इज इक्वल टू ये। तो अब हमारा काम क्या होता था, x2 डॉट में इक्वेशन बनाना, तो x2 डॉट को यहाँ लिख दो और सारा चीज़ को राइट साइड में कर दो, ठीक है। दैट इज़ कुछ इस प्रकार से। और ये तो तुम्हारा हो गया डिनोमिनेटर वाला पार्ट। न्यूमरेटर को भी ऐसे ही करोगे, तो यहाँ देखो ये तुम्हारा ऑर्डर क्या है, इसका 1 है, तो इसका मतलब एक ही स्टेट रिप्रेजेंटेशन होगा, दैट इज x1 एंड x1 डॉट, ठीक है। तो ये x2 नहीं होगा, ये तुम्हारा होगा x1 डॉट, ठीक है। प्रॉपर स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन वाला स्टाइल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में y होगा और उसके बाद इसको लैप्लास इन्वर्स करेंगे तो कुछ ये होगा और उसके बाद ऐसे रिप्लेस कर देंगे, तो फाइनली हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में 2 चीज़ होता है, एक डिफरेंशियल, 2 रिप्रेजेंटेशन होता है, एक डिफरेंशियल का और एक आउटपुट का। तो ये तुम्हारा आउटपुट बनेगा और ये तुम्हारा डिफरेंशियल मैट्रिक्स बनेगा, ये आउटपुट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये देखो ये तुम्हारा डिफरेंशियल मैट्रिक्स है, दैट इज़ x1 और x2, 2 ऑर्डर था इसका, देखो इस इक्वेशन का 2 ऑर्डर था, तो x1 डॉट और x2 डॉट बन गया। ये तुम्हारा A मैट्रिक्स, ये x1 x2 मतलब ये कोएफिशिएंट, और ये तुम्हारा B मैट्रिक्स और उसके साथ U, ठीक है। अब बात आता है कि A मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, तो देखो यहाँ पे जब x2 डॉट को ऐसे लिखोगे मतलब इस इक्वेशन से, तो देखो A का मतलब x1 का कोएफिशिएंट -2 है और इसका -3, ठीक है। तो x2 मतलब नीचे वाले का तो वैल्यू हमें मिल गया, x1 डॉट क्या होगा, तो देखो x1 डॉट कहाँ पे है, x1 डॉट इज इक्वल टू x2, यहाँ से हमें पता चला ये क्या है x1 डॉट है, तो हमें बस x2 चाहिए, मतलब यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो ये मिल जाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। तो ये 0 ये 1 और ये दोनों x2 से मिल गया, ठीक है। बात आता है b कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन बना इसी में देखो u का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ये जो u है वो तो x2 का पार्ट है ना,
x1 में तो u है नहीं, देख लो यहाँ पे तो u है नहीं, तो x1 का जब आएगा मतलब पहला रो चल रहा होगा तो हमें 0 चाहिए, तो यहाँ पे 0 होगा। और जब नीचे आओगे मतलब x2 वाले हिस्से में तो यहाँ क्या है 1, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। ठीक है, तो b का वैल्यू हमें मिल गया 0 और 1। ठीक है, हाँ देखो 0 और 1। ठीक है, तो b फाइनली 0 1 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आउटपुट मैट्रिक्स। तो आउटपुट मैट्रिक्स में देखो y इज इक्वल टू हमें मिल चुका है। ठीक है, तो y हो गया p क्रॉस 1, तो p का वैल्यू 1 है। क्यों? क्योंकि आउटपुट एक ही होता है। यहाँ पे देख लो एक इनपुट एक आउटपुट है। ठीक है, तो इसका जो मैट्रिक्स होता है C मैट्रिक्स, ये होता है p क्रॉस n। p क्या होता है 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2 होगा मतलब यहाँ पे 2 वैल्यू होगा, और ये x1 x2। ठीक है, तो y का एक्सप्रेशन ये था, 7 और 2 यहाँ पे प्लेस कर दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका SFG बनाना होगा। ठीक है, तो SFG बनाने में कुछ नहीं, SFG बनाने के लिए तुम्हें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन चाहिए, मतलब u वाला और y वाला। ठीक है, तो SFG के लिए लेक्चर 1 देख लो, बहुत आसान है। अच्छा, इस क्वेश्चन में SFG के लिए क्या होता है कि कंबाइनली देखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो कहने का मतलब टोटल नोड ये दोनों से फाइनली कंट्रीब्यूट होके आएगा। ठीक है, कहने का मतलब x1 भी नोड होगा, x2 भी नोड होगा और x2 डॉट भी नोड होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x1 और x1 डॉट है। ठीक है, तो x1 डॉट तो हमारा यही है ना, तो कहने का मतलब टोटल 3 नोड तुम्हारा यहाँ से आएगा और चौथा इनपुट, 5वां आउटपुट, मतलब टोटल 5 नोड होगा। ठीक है, वही चीज़ है, टोटल 5 नोड हुआ। ठीक है, ये स्टार्ट होता है इनपुट से, रीच करना होता है आउटपुट पे, एरो ऐसे होता है, और यहाँ पे स्टार्ट होता है हाईएस्ट वाला से। ठीक है, और जब यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं तो ये बेसिकली क्या है, इसका डिफ्रेंसिएशन ये है। तो हम एरो देखो इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब इसको अगर यहाँ पहुँचना है तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो तुम यहाँ पहुँच जाओगे, तो यहाँ पे 1/s आ जाएगा, और इस सब का गेन तुम्हारा 1 होगा, क्योंकि इनपुट देख लो ये जो गेन है ना, ये तुम्हें इक्वेशन में देखना होता है। जैसे y का इक्वेशन देखो, y का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे देख लो इधर से u का कोएफिशिएंट क्या है 1, मतलब DC गेन इस सब का 1 है, तो यहाँ 1 1 आ जाएगा और यहाँ 1/s। ठीक है, नहीं, ये जो चीज़ है ना, ये देख लो y का इक्वेशन में देखो लिखा हुआ है 7x1, मतलब x1 से इसका रिलेशन 7 है और x2 से रिलेशन 2 है, तो x1 से ये 7 जा रहा है और x2 से ऐसे जंप होके जाएगा। ठीक है, हाँ देखो ये 2 गया। अब यहाँ ध्यान दो, अगर यहाँ पे ये जो 2 है अगर माइनस साइन होता तो इसका मतलब ये फीडबैक बन जाता। ठीक है, जबकि +2 है तो इसीलिए फॉरवर्ड बना है, फॉरवर्ड मतलब एरो ऐसे और फीडबैक मतलब एरो ऐसे। ठीक है, तो ये +2 है इसीलिए डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, और दूसरी बात ये जो चीज़ है इसमें इतना गेन होगा तो y मिलेगा। ठीक ना, मतलब ये x2 से y की तरफ ट्रैवल कर रहा है, समझे? ये गलत बोल दिए, प्लस साइन का कोई वैल्यू नहीं होता। x2 इसके इक्वेशन में है, मतलब x2 से y की तरफ ट्रैवल करना, +2 गेन हो गया। ठीक है, तो ये +2 एरो डिसाइड नहीं करता है, एरो क्या होगा कि x2 से y की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन हमारा कुछ वैसा ही है, y इज इक्वल टू, मतलब y तुम्हारा इक्वेशन है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद दूसरा आता है तुम्हारा, ये देखो x2 डॉट में हमें क्या करना है, सारा x2 से x2 डॉट तक एक एरो होगा, x1 से x2 डॉट तक एक एरो होगा। ठीक है, और इसका गेन होगा -3, इसका गेन होगा -2। एरो समझ गए, x2 से स्टार्ट होगा और x2 डॉट पे एंड होगा। ठीक है, एरो का डायरेक्शन ये। ठीक है, अब चूंकि इक्वेशन ऐसा है इसीलिए ये लूप बन रहा है, जबकि ये तुम्हारा लूप नहीं बन रहा है। ठीक है, उसी तरह से अब इसमें मेसन गेन फॉर्मूला लगाओ तो मिल जाएगा।